नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो प्लीज कम टू क्लॉज के। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटैच्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। किन किन का अटैचमेंट नहीं हो सकता है, तो उनमें से के में क्या आ रहा है, all compulsory deposits and other sums in or derived from and fund to which Provident Fund Act for the time being applies in so far as they are declared by the said act not to be liable to attachment। सिंपल से अपने बात याद रखनी है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें, कि प्रोविडेंट फंड्स एक्ट के अंतर्गत अगर कुछ कंपल्सरी डिपॉजिट्स करवाए गए हैं और उसमें भी प्रोविडेंट फंड में डिक्लेयर, इस एक्ट में समझ लीजिए इधर, अगर प्रोविडेंट फंड्स एक्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो कंपल्सरी डिपॉजिट्स हैं इनका अटैचमेंट नहीं होगा, तो फिर वो उनका दोज कंपल्सरी डिपॉजिट्स आर नॉट लायबल टू बी अटैच्ड। अब समझिए होता क्या है, जो लोग सर्विस क्लास हैं उनको मैंडेटरली कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करना पड़ता है, 10%, 8%, वो एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि वो आपको एज ए कंपल्सरी आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कंपल्सरी डिपॉजिट्स। ठीक है, उनका आप अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस नेक्स्ट। सो प्लीज देखिए, ऐसे बहुत कुछ है, के ए है, के बी है, तो जो काम के है मैं वो उस पर हैंड कराऊंगा, बाकी बार आप पढ़ लीजिए अपने आप। यहाँ पे केवल एक लिस्ट है कि किन किन को अटैच नहीं कराया जा सकता, तो इट इज नॉट फिजिबल, और ये जरूरी भी नहीं है मेरे लिए कि मैं एक एक लाइन पढ़वाऊं आपको, तो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए बस। के बी, प्लीज कम टू के बी। ऑल मनी इज पेबल अंडर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द जजमेंट डेटर। लाइफ इंश्योरेंस पर जो अगर मनी पेबल है तो उसको आप अटैच नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, केसी, द इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बस इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बस इतना याद कर लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। प्लीज कम टू एल, एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इमोलुमेंट्स ऑफ एनी सर्वेंट। कौन से अलाउंस, जो कि उसकी सैलरी का पार्ट है, ऐसे मान लीजिए। किस सर्वेंट का, सर्वेंट ऑफ द, प्लीज सी दिस स्लाइड, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे कंपनी हो या लोकल अथॉरिटी हो, इसके सर्वेंट्स को जो अलाउंसेस मिलते हैं, समझे, अगर वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि इन अलाउंसेस को अटैचमेंट नहीं करा जाएगा, दीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, देन दीज अलाउंस विल नॉट बी अटैच्ड। आम शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट के उन अलाउंसेस को
which have been declared by the government itself कि that these are exempt from the government। एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए। Any allowance forming part of the emoluments of any servant of this which the appropriate government may by notification in the official gazette declare to be exempt from attachment। ऐसे emoluments, ऐसा पार्ट उसका जब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नो इट शुड नॉट बी अटैच्ड, कर लेंगे। अब देखिए अगला है अंडर सस्पेंशन वालों के लिए क्या है। एनी सब्सिस्टेंस ग्रांट फॉर अलाउंस मेड टू एनी सच सर्वेंट व्हाइल अंडर सस्पेंशन। जब व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है कोई पब्लिक सर्वेंट तो उसको फिर भी एक सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, उसकी पूरी की पूरी सैलरी नहीं रोकी जाती, उसका एक पार्ट उसको मिलता रहता है ताकि वो सब्सिस्ट कर पाए। तो उस सब्सिस्टेंस अलाउंस, दैट सब्सिस्टेंस अलाउंस शैल नॉट बी अटैच्ड। कर लेंगे अब नेक्स्ट। ऐसे याद कर लीजिए, एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप। एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप मतलब ये कि आप केवल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे भविष्य में ये प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप में मिलेगी, अभी मिली नहीं है। इट इज ओनली एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन। तो दिस इज एक्सपेक्टेंसी जो राइट है ये, इट कैन नॉट बी अटैच्ड। और अदर मेरिली कंटिजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट। दिस राइट इज कैसा राइट है ये, प्लीज सी साइड, कंटिजेंट राइट है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है ये। दिस इज कंटिजेंट राइट, इट मींस इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सब इवेंट। तो ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हुआ, वेस्टेड राइट ही नहीं है, अभी एब्सोल्यूट राइट हुआ ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी अटैच्ड। बिकॉज इवन इफ इट इज अटैच्ड और ये इन फ्यूचर एब्सोल्यूट नहीं होता है, देन इट इज वॉइड, जीरो हो गया। तो व्हाट इज द फन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटैचिंग सच इंटरेस्ट विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट, इट इज कंटिजेंट। सही है। ए राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। नेक्स्ट देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि एन में क्या है, एम में क्या है, फॉर प्रीलिम्स। मेंस में हो सकता है आपको लिस्ट याद करनी पड़ जाए मेंस के लिए। तो ए राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, भविष्य में मेंटेनेंस के राइट को आप अटैच नहीं कर सकते। ऐसे एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। अगेन, अगर किसी लॉ ने, इंडियन लॉ ने किसी अलाउंस को डिक्लेयर ही कर रखा है कि इट शैल नेवर बी अटैच्ड, इट विल नॉट बी अटैच्ड, ये जनरल बात होगी, किसी भी लॉ में बात कर देंगे। इससे पहले क्या था, प्रोविडेंट फंड एक्ट को स्पेसिफिक कर रखा था, यहां पर क्या, एनी इंडियन लॉ। नेक्स्ट, तो इसको देख लीजिए अभी क्या क्या है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, एक मेरिली कंटिजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, दीज थ्री कैन नॉट बी अटैच्ड। इस तरीके से तीन तीन का ग्रुप बना लिया। ये क्या था, एनी इंडियन लॉ क्या कहता है, एनी अलाउंस। इंडियन लॉ ने क्या कहा कि दिस अलाउंस कैन नॉट बी, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी अटैच्ड। आगे समझ में नहीं आ गया। इंडियन लॉ इज प्रोवाइडिंग दैट दिस अलाउंस शुड नॉट बी अटैच्ड, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अटैच्ड। कर लेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, वेयर द जजमेंट डेटर इज ए पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जजमेंट डेटर कौन है, ही इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। जो मतलब ये उसके पास ऐसा लैंड है जिसके लिए जैसे खेती वगैरह के लिए लैंड है, उसके लिए आप पर रिवेन्यू देना पड़ता है ना, रिवेन्यू कोर्ट्स के लिए, रिवेन्यू कोर्ट का जुरिसडिक्शन आता है उसमें। तो ही इज ए जजमेंट डेटर इज ए पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। देखो थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ समझाना नहीं है, केवल एक बार जानना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं हो सकती हैं। इन दैट केस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है, प्लीज हाईलाइट दिस, दिस इज नॉट इमूवेबल, दिस इज मूवेबल। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग applicable to him is exempt from sale or recovery of an arrear of such revenue। देखो क्या मतलब है इस बात का। अगर जजमेंट डेटर ऐसा व्यक्ति है जिसको लैंड रिवेन्यू देना पड़ता है, मान लीजिए आपको लैंड रिवेन्यू देना पड़ता है
और आप दे नहीं पा रहे हैं लैंड रिवेन्यू, तब क्या होगा? लैंड रिवेन्यू की रिकवरी कैसे होगी? बाय अटैचमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी। बट इन दैट केस इफ सम मूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, इन दैट केस तो उस प्रॉपर्टी का अन्य डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी अटैचमेंट नहीं हो सकता। नहीं आई बात समझ में? अगर लैंड रिवेन्यू की रिकवरी करनी है आपसे, रिकवरी कैसे करनी पड़ रही है? अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी करके। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ सच रिवेन्यू। रिवेन्यू के एरियर को वसूल करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकते, समझे आप? तो जब लैंड रिवेन्यू के एरियर के लिए अटैचमेंट नहीं कर सकते, तो किसी अन्य डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसको अटैच नहीं कर सकते। समझ आई बात आपको? तो ये इन्होंने पैरेलल कर दिया कि ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो क्वेश्चन ये करेंगे कि जजमेंट डेटर कौन है। जब जजमेंट डेटर वो व्यक्ति है दैट ही इज लायबल टू पे लैंड रिवेन्यू। ओके, तो क्या लैंड रिवेन्यू का एरियर वसूल करते हुए ये वाली प्रॉपर्टी अटैच हो सकती थी या नहीं हो सकती? तो अब भी नहीं हो सकती। अब अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लैंड रिवेन्यू को वसूलने के लिए अगर अटैच नहीं हो सकती है, तो किसी अन्य डिक्री के अटैचमेंट में भी वो अटैच नहीं होगी। वो समझ में आ गई बात? इसको आप ऐसे देख सकते हैं, दिस इज ही इज जजमेंट डेटर। हु इज ही? ही इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। इसको लैंड रिवेन्यू देना होता है हर साल, लेकिन इसकी रिकवरी में एक मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है, दिस मूवेबल प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम सेल फॉर द रिकवरी, कि सेल नहीं हो सकती, तो इस मूवेबल प्रॉपर्टी को दिस कैन नॉट बी अटैच्ड। ठीक है, लैंड रिवेन्यू में भी अटैच नहीं होगी और किसी अन्य डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी अटैच नहीं होगी। समझ में आ गई? रेज हैंड। गुड। सो दिस इज ऑल। ये एक्सप्लेनेशंस हैं 4-5 इसके, तो ये आप खुद पढ़ेंगे। आप ये, इसमें मैं नहीं समझता मुझे कुछ पढ़ाना है, और यहां से अभी तक के इतिहास में कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये आप एक बार गो थ्रू हो जाइए अपने लेवल पर खुद ही। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑफ सेक्शन 60। नाउ प्लीज गो टू सेक्शन 61। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको। देखिए, तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है, तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए, और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।